कथा संवेद 8। प्रेमरंजन अनिमेष की कहानी जानी है जब जान प्यारे। टिप्पणी राकेश बिहारी की। लोक के उपादानों से कहानियाँ सिरजने वाले प्रेमरंजन अनिमेष का जन्म 18 अप्रैल 1968 को आरा भोजपुर बिहार में हुआ। कविता और कहानी दोनों ही विधाओं में समान रूप से सक्रिय प्रेमरंजन अनिमेष की तमाशबीन और पेड़ होती हुई लड़की जैसी शुरुआती कहानियाँ 1988-89 के दौरान वर्तमान साहित्य में प्रकाशित हुईं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक इनकी 30 से ज़्यादा कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। विगत 3 दशकों से रचनात्मक रूप से सतत सक्रिय इस कवि कथाकार के 5 कविता संग्रह मिट्टी के फल, कोई नया समाचार, संगत, अंधेरे में अंताक्षरी और बिना मुंडेर की छत प्रकाशित हैं। सुर और स्वर के धनी अनिमेष के 3 एल्बम माओं की खोई लोरियां, धानीसा और एक सौगात भी जारी हो चुके हैं। मूल कारण विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस की तकनीक का प्रयोग करते हुए लोक कथा की शैली में लिखी गई कहानी जानी है जब जान प्यारे का रचनात्मक सौंदर्य सबसे पहले हमारा ध्यान खींचता है। स्वप्न, फंतासी और जादू के रचनात्मक उपकरणों का समस्या पूर्ति के जटिल प्रश्नों की तरह नहीं, बल्कि रस और औत्सुक्य की स्वादपरक डली की तरह व्यवहार में लाना इस कहानी की संरचना को विशिष्ट बनाता है। कौआ, कविता और किस्सागोई के 3 सूत्रों से बुनी गई यह कहानी समाज के आखिरी या सबसे कमज़ोर व्यक्ति की ताकत और जिजीविषा को रेखांकित करते हुए बड़ी सहजता से लोकल और ग्लोबल के अंतर संबंधों तथा दुरभिसंधियों का उद्घाटन करती है। घरेलू हिंसा से लेकर रंगभेद तक की नाड़ी पर किसी कुशल वैद्य की तरह उंगली रखने वाली यह कहानी वाचिक और लिखित के बीच जिस सेतु का निर्माण करती है वह इसे बच्चों और बालिगों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। बचपन में भरी सांझ दादी नानी से सुनी गई बढ़ई और गौरैये की कहानी के रस, रूप और गंध से सिक्त यह कहानी समकालीन वैश्विक आर्थिक राजनैतिक परिदृश्य का एक बड़ा रूपक है जो सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों की समीक्षा करता है। तो लीजिए, पेश है प्रेमरंजन अनिमेष की लिखी हुई कहानी उन्हीं की आवाज़ में, जानी है जब जान प्यारे। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सबका। आज अपनी जिस कहानी का पाठ आपके लिए करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जानी है जब जान प्यारे। तो लीजिए, प्रस्तुत है यह कहानी जानी है जब जान प्यारे। कभी पहले वाले की बात है, अभी तो यह बात हो ही नहीं सकती। आज कुल मिलाकर हालात काफ़ी बेहतर हैं। जिधर देखें उधर दीवारों पर क्या हर दृश्य पटल पर परिवर्तन के पोस्टर आते नजर। लोकतंत्र की शीतल छाया में देश सुख शांति से संभल संभल कर चल रहा है। तब की बात कुछ और थी, मगर तो उस गए गुजरे जमाने के गांव में आमलाल नाम का एक आम आदमी रहता था। 2 बेटे थे उसके, रामलाल और श्यामलाल। जैसी उस परिवार में परिपाटी सी थी कि अगर 2 या 2 से अधिक हुए तो एक बेटा इसी तरह रह जाता। सो श्यामलाल का कुछ न हुआ।
अलबत्ता रामलाल की ही कृपा से रामलाल के 2 बेटे हुए, एक चुस्त, एक हल्का सुस्त। उसी हिसाब से नाम भी पड़े, आरामलाल और कामलाल। इन दिनों की तरह इंग्लिश उस जमाने का हिस्सा होता तो क्या पता कामलाल को कोई काम रेड भी कह देता, लेकिन वह तो एक बच्चा था बेचारा। अपने मरने से पहले किसी तरह शहर जाने वाली गाड़ी में उसे बिठाते हुए मां ने कहा था कि चला जाए, इधर रहा तो उन्हीं की तरह मर खप जाएगा, उधर जाकर कहीं शांति से रहे और जिंदगी जिए, आदमी बनने का जतन करते, और जो हुआ मां बाप के साथ भूल जाए, किसी सूरत में उनके बदले का ख्याल दिल में न लाए, बल्कि आने भी न दे। कुलबुल कौआ कांव कांव करने लगा राजू चाबी वाले की काठ की पेटी पर बैठकर। राजू चाबी वाला एक पद या पीठ सदृश था। राह किनारे खंबे पर तख्ती लगी हुई थी। जो वहां आकर बैठ जाता और ताले ठीक करने, चाबियां बनाने का काम संभाल लेता, बन जाता वही राजू चाबी वाला। इस श्रृंखला की नवीनतम कड़ी यह राजू था। वय में होगा कामलाल से कुछ बड़ा। कौवा क्या कह रहा कुछ समझ नहीं पाया। उसे समझने को कामलाल का कलेजा चाहिए था। उसी का दुलारा था सो वही समझता। पर राजू के पल्ले इतना जरूर पड़ा कि कहीं कामलाल को कुछ कठिनाई थी। जाना चाहिए उसके पास। गया तो ज्वर में तपता पाया उसे। बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। किसी तरह कहा कामलाल ने कि पेटी से कुछ पैसे निकाल कर दे दे ताकि हकीम जी से बुखार की दवा ले सके। पेटी थी और ताला ताली भी, इसलिए पैसे जब कुछ जुड़े राजू के पास रख देता। राजू को उसकी हालत देखकर लगा कि वह मामूली बुखार नहीं। वैसे भी इन दिनों शहर में नया अजब गजब बुखार फैला हुआ था, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि कहीं बाहर से आया है और कई मामलों में जानलेवा साबित हुआ है। उसने हिदायत दी कि बेहतर होगा वह अगले जमाने के जांच घर में अपने खून की जांच करा ले। महंगा हुआ तो क्या, वह अपनी ओर से भी पैसे मिला देगा, लेकिन जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। इलाज ढंग से कराना जरूरी है। बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह कामलाल को जांच के लिए तैयार कर पाया। पैसा भी दे आया कामलाल और खून भी। जांच का नतीजा आना बाकी था, मगर बुखार और सिर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। यह हालत भी नहीं थी कि जाकर रिपोर्ट ले आ सके। कुलबुल कौवे ने देखा तो खुद उड़कर जांच घर पहुंचा। चोंच में पर्ची लिए काउंटर पर जाकर लगा कांव कांव करने। रिपोर्ट देने वाले कर्मचारी ने कुछ जाना न समझा, लाठी डंडा हुरपेट कर उसे बिलगा दिया। हार कर लड़खड़ाते कपकपाते कामलाल ही पहुंचा वहां। हालांकि राजू ने कहा था कि नहीं तो कल लौटते में वह लेता आएगा। आज कहीं जाना पड़ा था उसे काम से। रिपोर्ट देने वाली महिला को कुछ सहानुभूति हुई। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना, उसने कहा। यहां क्या नहीं कोई देखने वाला? कपकपी दबाते हुए कामलाल ने पूछा। नहीं, यहां खाली जांच होती है। यहां डॉक्टर हैं, पर उनका समय बंधा है और फीस भी। जमा कर दो तो नंबर लगा देंगे आगे का। पैसे कहाँ हैं? यही जुटाए थे किसी तरह। पैसे नहीं तो फिर जनता अस्पताल जाकर देखो, दिखाना तो पड़ेगा। क्यों?
जांच में कुछ निकला है क्या? दर्द से कराहते कामलाल ने कहा। निकला है ना, वही अजब गजब बुखार जो इन दिनों दहशत फैला रहा। जनता अस्पताल के डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर उसकी ओर देखा, सिर से पैर तक। पूछा फिर, सूअर की चर्बी तो नहीं खाई हाल फिलहाल में? घास फूस ही खाता हूं मैं तो। क्या बाहर कहीं गए थे पिछले कुछ दिनों में? बाहर मतलब घर से बाहर ही तो निकला हूं, कामलाल ने कहा। वो नहीं, कहने का मतलब कि परदेश कहीं। उतनी हमारी उड़ान कहां, मेरी क्या, उतना तो कुलबुल भी नहीं गया होगा। अब यह कुलबुल कौन है? कौवा है, साथ रहता है। कौवे के साथ रहते हो? फिर तो यह बुखार उसी से हुआ है। वह बैठा होगा घूरे पर किसी सूअर की पीठ पर, और फिर तुमने छुआ होगा उसे। तुम जैसे लापरवाह लोग ऐसे ही बीमारी लाते हैं और फिर फैलाते हैं, जांच पर्ची पटकते कहा चिकित्सक ने। कुछ दवा तो होगी, सुना है जनता अस्पताल में व्यवस्था है। कामलाल ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। व्यवस्था और जनता, इंतजाम कहने के लिए है कुछ चुने हुए राजकीय अस्पतालों में, और न तुम चुने हुए हो न ये अस्पताल। दवाएं बाहर से ही लेनी होंगी अगर खरीदने की औकात हुई, क्योंकि हैं महंगी। कुछ कहते बना नहीं कामलाल से, वह चुप रहा। अब अजब गजब का बुखार है फिर तो, जान की खैर, तनिक छोह से कहा चारागर ने। दवाएं लेकर ठीक होना भी दूभर, क्योंकि दवाएं ये हैं नहीं गरीबों के लिए। फिर कायदे से ये बीमारियां भी औकात वालों को ही पकड़नी चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला ऐसी बीमारियां बांटता क्यों है उन्हें जो पहले से ही दिन दुखियारे। शायद पहले ऊपर उठाने के लिए। जान तो जानी ही है एक दिन, मान कर चलो कि चली। बच गई तो बढ़िया। न जाने क्यों उसकी सूरत देखकर कुछ तरस आ गया चिकित्सक को। उन्हें तो नहीं आया जिन्होंने उसके बाप को मौत के घाट पहुंचा दिया था, जबकि कहते सब यही थे। उसका चेहरा बिल्कुल अपने बाप की तरह था। वैसे यह अजब गजब बुखार भी दवा बनाने वालों का महंगी दवाएं बेचने का जुगाड़ ही जान पड़ता है, वरना तो मामूली ज्वर से भी कितने गरीब गुरबा गुजर जाया करते हैं हर मौसम में। इन नई अजनबी बीमारियों की बनिस्बत कहीं ज्यादा, पर वह नहीं कोई गिनने पूछने वाला। उनका इस तरह प्रचार नहीं होता कहीं। लौटते हुए शरीर से बेहद कमजोर महसूस कर रहा था वह, मगर मन से मजबूत। जान जाने का डर जा चुका था। मान लिया था कि जा सकती है कभी, लिहाजा डर अब कोई था नहीं। उससे अधिक फिक्र तो कुलबुल को थी। रात भर पास से गया नहीं, दुबका रहा वहीं, लगा रहा ज्वर से तपती उसकी देह से। राजू भी आया था रात में, कहा कि अपने सारे पैसे मिलाकर महंगी दवा खरीदने की कोशिश करेगा, पर कामलाल ने मना कर दिया। अजब गजब बुखार हुआ हो तो हो, जानी होगी जान तो दवा खाकर भी चली जाएगी। इसलिए हकीम वाली सस्ती दवा लेने से भी अब मना कर दिया। एक बार डर से उबर लिया, अब तो फिर क्या। अब उसे पार कर दूसरी ओर उतर चुका था। हार कर राजू ब्रेड वगैरह जो उसके लिए लेकर आया था रख गया। कामलाल ने खाया भी नहीं, कुलबुल को दे दिया। कुलबुल कैसे खा लेता भला, उससे भी खाया नहीं गया। पेट सुनहाए रह गए रात भर दोनों, उसी ताप में तपते, उसी आग में जलते। जिंदगी सुख चैन से तो नहीं पर गुजर रही थी गांव में। कामलाल का बापू रामलाल
बड़के मलिकार का बनिहार था। लुगाई रामलाल की वही घर के काम किया करती। बड़े मालिक ने खाट पकड़ ली तो सब कुछ छोटके मलिकार के हाथ आ गया। छोटका मलिकार सचमुच एक छोटे से भी छोटे यानी नीच कोटि के आदमी का नाम था। कायर, भीरू, लोलुप। रामलाल बो कही जाने वाली रामलाल की जोरू 2 बच्चों वाली होने के बाद भी खूबसूरत थी। छोटका मलिकार ने उसके लिए लार टपकानी शुरू की तो एक रोज सबक सिखा कसकर उसकी दुम ऐंठ वह बैठ गई हमेशा के लिए अपनी झोपड़ी में। ग्लानि तब भी नहीं हुई उस प्राणी को, बल्कि बदला निकालने के लिए कुटिलता में वह रामलाल के कान भरने लगा कि उसका बड़ा बेटा रामलाल सच में बड़के मलिकार की देन है। जरा गौर कर वह उसके रंग रूप देखे, उसकी चाल ढाल और उसका मिजाज। क्या वह कहीं से रामलाल की तरह है? कैसा गोरा चिट्टा है और आराम पसंद। शुरू शुरू में तो असर न हुआ, पर घिसते घिसते आखिर पत्थर पर लकीर पड़ ही गई। संदेह धीरे धीरे सदेह रामलाल के भीतर उतरने लगा और अंततः पूरा बैठ गया। रामलाल का रंग रूप, उसका उठना बैठना, बोलना चालना, रहना खाना सब विजातीय जैसे लगने लगे। उसकी खुशी भी बड़ों के खून और तबीयत का असर जान पड़ती, और लुगाई की भोली मुस्कान चतुर शातिर मेहरिया का दिल फरेब जाल। धीरे धीरे छोटका मलिकार द्वारा भरा जहर उसके सारे शरीर में फैल गया, उसकी नस नस और दिल दिमाग पर काबिज होता, और फिर तो वह पूरा पगला ही गया। उसी बावलेपन में एक रात उसने घरनी और बड़े बेटे दोनों को जहर दे दिया और आप छोटे मलिकार के द्वार पर जाकर फंसरी लगा ली। मासूम रामलाल तो नींद में ही चल बसा, पर माई उसकी जहर से मरी नहीं, बुरी तरह बीमार जरूर हो गई। उसे लगा कि एक जो बेटा बचा हुआ है वह भी उधर रहा तो बीमार हो जाएगा या छुटका मलिकार का शिकार। सो सारी सकत जुटा उठी एक दिन और आखिर सांस रहते समझा बुझाकर राजधानी जाने वाली रेल पर बिठा दिया कामलाल को। माई ने मना किया था इस बारे में सोचने को, फिर भी कभी सोचता तो बचपन से यही एक बात खटकती जहन में, मरना ही था तो बापू ऐसे क्यों मरा? कुछ कर गुजरा क्यों नहीं? कम से कम उस बुराई से टकराकर उसकी जड़ हिलगा कर जाता जिसने लगभग खत्म कर दिया था उसका परिवार सारा। कुलबुल उससे दुबका हुआ था और वह ज्वर में बर्राते हुए मानो कुलबुल के पंख लेकर तैर रहा था, विचरण कर रहा था आसमान में, दुनिया को विहंगम दृष्टि से देखता। जान जानी है तो जाए, पर यूं ही नहीं। जाने से पहले कुछ कर जाने की तमन्ना जाग रही थी आधी नींद में। मां ने उनके साथ जो हुआ उसके बदले की बात सोचने से बरजा था, इसलिए अपना बदला नहीं दुनिया को बदलने की बात सोच रहा था, जितना हो सके जान जाने से पहले। डर तो अब था नहीं, बस हौसला अंदर से उमग कर लहराता, कोर तक भरा, कुछ कर गुजरने का, कम से कम एक विषबेल को तो काटने का, कहीं किसी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का, कि पाप का कुछ तो निस्तार हो संसार से, थोड़ी भी तो बेहतर हो दुनिया जैसी है अभी उससे। रातों रात उस आंच में जलते साथ हो गई जैसे कोई करामात। सुबह काम पर निकलने का समय हो गया तो कुलबुल ने चोंच से हल्के से कोंच कर जगाया उसे। सूरज सर पर चढ़ जाएगा, आज काम पर नहीं चलना क्या? जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जल्दी निकलने से अच्छी मिलती है रद्दियां।
सुनकर वह चकित रह गया। कुलबुल बिल्कुल साफ साफ बोल रहा था, तोते की तरह। उसके कहे को वह तो समझ लेता था, पर अभी इस सुबह जिस तरह सधे स्वर में वह उच्चार रहा था, उससे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। रात भर ज्वर की आंच ने तपाकर कुलबुल का कायांतरण नहीं तो वागांतरण अवश्य कर दिया था। किसी आदमी के साथ होता ऐसा है तो शायद आसपास वाले पहचानने से इनकार कर देते, पर वह कुलबुल था और वह कामलाल। उनके बीच नहीं मुमकिन था कुछ ऐसा। इस दोस्ती की तो कुछ और ही थी बात। बुखार से शरीर पूरा पस्त है दोस्त, तुम देख ही रहे हो, काम पर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आज मैं निकल जाता हूं, चुन चुन कर लाता हूं जो कुछ बन पड़े। कुलबुल बोला, अब यह काम तमाम ही समझो, अभी तो कुछ और ही सोच रहा हूं। हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। कुलबुल किलका, नया क्या, पर अपने लिए होगा नया। देखो, कल चिकित्सक ने बोल दिया कि अजब गजब बुखार हो गया है मुझे, शायद अब जल्दी ही छोड़कर जाना पड़ेगा तुम्हें। दूसरी जगह जाना है? फिर छोड़कर क्यों, नई जगह चलेंगे ना साथ। मेरे तो पंख हैं तो पांव भी नहीं दुखेंगे, कहीं जाने में कोई तकलीफ नहीं। कुलबुल मचला, वहां तो न पांव से जा सकते हैं न पंखों से, जान से जाना होगा मुझे। डॉक्टर ने बताया इस बीमारी में जान भी चली जाती है। सुनकर कुलबुल रुआंसा हो गया, आंखें भर आईं। ये नमी न पांव पहुंच सकते थे न पंख। जाने से पहले एक काम कर जाना चाहता हूं, क्या तुम इस काम में करोगे मदद मेरी? कुछ भी करो, मैं साथ हूं। मैं कहो किस काम आ सकता हूं, जान हाजिर है। कुलबुल ने कहा, जान देने की बात नहीं। कामलाल ने बीमारी के बीच से एक बेजान सी मुस्कान निकाली। जब जाना ही है तो जान जाने से पहले कम से कम किसी एक बुरे को खत्म कर जाना चाहता हूं कि धरती का भार थोड़ा कम हो। उतना तो आसान हो अच्छाई और सच्चाई के साथ जीना। नीयत तो नेक है। सिर हिलाया कुलबुल ने गंभीरता से। वही इस दुनिया को मेरा अवदान होगा और मेरे जीवन की सार्थकता। एक पुरानी पुस्तक से यह चिन्हित रेखांकित वाक्य उसने पढ़ा। गांव में पिता ने सिखलाया था पढ़ना और स्लेट पर उंगली चलाकर मां ने लिखना। यहां आकर उसने इसे आगे बढ़ाया। रद्दी में पड़ी कोई पुरानी पोथी मिल जाती तो टोल टटोल कर पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे अभ्यास बन गया। बापू को याद करते पढ़ता, माई को स्मरण कर रद्दी के साथ मिली एक पुरानी डायरी में कुछ कुछ लिखता। अपने पढ़ने के साथ साथ कुलबुल को भी पढ़ना सिखा दिया था। दिक्कत लेकिन यह है कि देह कमजोर पड़ गई है और कोई औजार हथियार भी नहीं। कामलाल ने अपनी अड़चन बताई। कहो तो देखूं चाकू वाकू कोई और उठा लाऊं कहीं से चोंच में दबा के। कुलबुल ने पेशकश की। नहीं, रहने दो। रहने कैसे दो ऐसे? आखिरी इच्छा तुम्हारी अधूरी। तुम्हारा काम पूरा करना मेरा धर्म है, भावुक होकर कहा कुलबुल ने। मेरा मतलब उसकी जरूरत नहीं। मैंने पढ़ा था कहीं कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तुम अगर साथ दो तो काम ऐसे ही तमाम हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी कविताएं याद करा दूंगा। ये कविताएं तुम जिसे सुना दोगे एक साथ वह बच नहीं पाएगा। कामलाल की आंखों में कौन चेगी। फिर तो कोई कठिनाई नहीं। कुलबुल कसमसाया।
जी लगाकर सारी कविताएं याद कर लेता हूं मैं। जाकर नींद में बिस्तर पर ही बांध दूंगा उस आदमी को, और फिर कटु कर्कश कठोर स्वर में इस तरह सुनाता जाऊंगा कविताएं कि तड़फड़ा छटपटा कर सिधार जाएगा। अब बस इतना बताओ कि वह होगा कौन। कामलाल के ध्यान में वह बदमाश आया जो इलाके में सबसे कुख्यात था। धोखाधड़ी, रहजनी, उठाई गिरी, हर तरह के मामलों में उसका नाम आता। और तो और गए साल अपनी पत्नी को भी मार दिया था उसने कि दूसरी शादी कर सके। सारा इलाका जानता था। पर जब दिन दहाड़े की वारदातों के लिए कुछ हुआ नहीं था तो इस घरेलू हिंसा के लिए क्या होता। लेकिन अगली सुबह आंख खुली तो अपने आप को अपने ही बिस्तर पर बंधा हुआ पाया उसने, और एक काले कौवे को देखा अपनी छाती पर बैठे हुए। नई बीवी तो मायके गई हुई थी। किसी और को मदद के लिए पुकारना चाहा कि कुलबुल ने अपनी चोंच से होंठ उसके टाँक दिए और कहा, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, अब बस फूटने ही वाला है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं बचाया है आज तक तूने। तुझसे कोई नहीं बचा है, घरनी तक तुम्हारी। अब इतनी कविताएं सुनाऊंगा एक के बाद एक कि सुनते सुनते पुरखे याद आ जाएंगे और दम निकल जाएगा। सीधा नरक सिधारोगे। विस्फारित आतंकित नयन कोठरों के नीचे फड़फड़ाते अधर कोरों से किसी तरह निसरती की ध्वनि से कुलबुल को लगा कि वह कुछ नम्र निवेदन करना चाह रहा है। आदमियों में अंत समय अंतिम इच्छा पूछने की परिपाटी होती है, उसे याद आया। रहम खाकर बदमाश के होठों को आजाद कर दिया। देखो, पाप तो मैंने किया है और उसका प्रायश्चित भी कर रहा हूं, परंतु पहली पत्नी के परम लोकवास ने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। अब मैं बदल गया हूं। उसके बाद से किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, फिर मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो अपने बुरे मन की बुराई को मार दिया है पहले ही। मारना ही है तो नगर कोतवाल को मारो, जिसने मेरी मरी पत्नी की हंसुली लेकर मुझे छोड़ दिया था। अपराध मैंने जरूर किए हैं, लेकिन मेरे दामन में तो वही एक दाग है खून का। पर उसके हाथों तो रोज रोज लोग मर रहे हैं। 100 चोर मरते हैं तो एक कोतवाल कहीं जन्मता है। उसके उठने से भार भले कुछ कम होगा धरती का, मुझ मामूली के मरने से क्या होगा भला। सुनकर कुलबुल किंचित सोच में पड़ गया। उसके बाद कुछ ठीक जान पड़ी। दुविधा में कोई काम नहीं करना चाहिए, कामलाल को कभी कहते सुना था। सो ठिठक गया, रोक लिया अपने को, लौटकर किस्सा बयान किया। सुनकर कामलाल को भी बात उसकी ठीक ही लगी। उठाना ही है तो क्यों न किसी ऐसे को जिसके पाप की पोटली ज्यादा बड़ी और अधिक भारी हो कि उठने से धरती को भी लगे कि हाँ, बोझ कुछ हुआ हल्का। अगले दिन कोतवाल ने अपने आप को उसी दशा में पाया। रात बिस्तर पर आते नशे में इतना धुत हो जाता था कि उसे बांधना और आसान था। बंद कर भी उसी तरह सुरूर में पड़ा था। कुलबुल को खोद खोद कर जगाना पड़ा। जगकर हाथ पैर बंधे पाए और सीने पर काल की तरह काला कौवा तो खिक्की बंध गई। बंधे हाथ पैर तो जोड़ नहीं सकता था। इसी तरह कहा किसी तरह, यह सही है कि जाने कभी कभार मुझसे गई हैं, कैद में पीटते हुए या बाहर चोर उचक्कों को पीछा करते, लेकिन किसी किसी दिन और इक्का दुक्का। अगर धरती का भार कम करना है तो मेरी औकात क्या। साहूकार के बारे में सोचो। लालच में वो जो मिलावट करता है उसे कितनी जानें चली जाती हैं, वह भी एक साथ। अगर ऐसा है तो यह भी सही था, कुलबुल को लगा। पाप का ऐसा अंबार, फिर तो उसका और अधिक इस धरती पर भार। क्यों नहीं साहूकार। जाकर कहा तो कामलाल को भी उचित जान पड़ा। गर्व भी हुआ सोचकर कि उसके साथ में रहने वाला एक पक्षी
कितनी सादगी, सफाई और गहराई से है सोचता। साहूकार की सहचरी भी साथ सोई हुई थी। कुलबुल ने काफी इंतजार किया कि वह उठकर कहीं जाए, पर भोर होने लगी तो लाचारी में दोनों को ही साथ बांध दिया बिस्तर से। हाँ, स्त्री के कानों में कपड़ा जरूर ठूंस दिया कि जब सुनाना शुरू करे तो कविताओं का असर उस पर न हो। उसके बाद साहूकार की मोटी तोंद पर चोंच रगड़कर जगाया और चेताया उसे, बहुत भरा और भारी है तुम्हारी तिजोरी की तरह तुम्हारे पापों का घड़ा। अब तुम्हारे जाने के साथ धरती से यह भार कम हो जाएगा। बिस्तर से नहीं, अब तुम सीधे इस दुनिया से उठोगे। रिरियाते घिघियाते साहूकार ने कहा, मंत्री जी का अभय हस्त सिर पर नहीं रहता तो क्या हम ऐसा काम करते? हमारे कंकड़ पत्थरों वाली मिलावट से तो तब भी धीरे धीरे कर जाती है जनता की जान, पर मिलावट के पुल और सड़कें बनाने वाले और दवाओं में जहर मिलाने वाले कारोबारी तो कितनी जानें ले लेते हैं, वह भी एक झटके में। लेकिन द्रव्यदान के बदले अभयदान है उनको भी। बस मंत्री जी के यहाँ उनका नजराना ज्यादा। जो जितनी मिलावट करता है उतना उन तक पहुंचता है। मेरे जैसे कितने फल फूल रहे हैं उनकी छत्र छाया, उनकी निगहबानी में। कुछ सही करने के लिए सोचना भी सही होता है और बेहतर करने के लिए इंतजार भी बेहतर। लेकिन दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी कामलाल की। जाने से पहले चाहता था कि यह काम हो जाए, गुजरने से पहले अरमान था कुछ कर गुजरने का। पुनः शुभकामनाओं के साथ उसने कुलबुल को अपनी अगली उड़ान के लिए रवाना किया। अब की मुकाम था माननीय मंत्री महोदय का। रात उतर चुकी थी पर मंत्री का कारोबार बदस्तूर जारी था। राज्य के कोने कोने से नजराने आ रहे थे, जिन्हें एक कोने में रखता जा रहा था। बीच बीच में गिनकर खुश होता, मुस्कुराता। नजरानों का सिलसिला थमा तो उसने 2 भाग में बांट दिया। छोटे हिस्से को अपनी ओर कर लिया और बड़े को एक किनारे, राजकीय सत्कार में सौंपने के लिए। दिन का सब दान ठिकाने लगा। आखिरकार वह बिस्तर पर आया। गद्दे पर गिरते नींद ने दबोचा और नींद के बाद कुलबुल ने, पंछी हो ना शायद, इसलिए फुनगी पर बैठे हो, जरा इसकी जड़ में झांक कर देखो। हम सब तो डालियां हैं और शाखाएं हैं केवल। वो और जमाना था जब मंत्री मंत्रणा देते थे और राजा सुनता समझता था। अब यथा राजा तथा मंत्री। मैं या कोई और मंत्री माध्यम मात्र, राजा के लिए काम करने वाले। जो वह कहता है या कहे कि जो चाहता है, कहना भी कई बार उसे नहीं पड़ता, उसकी मन के ताड़ लेते हैं, इसलिए मंत्री हैं। तो भाई, अगर धरती के बोझ का सचमुच कुछ करना है तो तुम्हें वहां जाना होगा या जाना चाहिए। मंत्री हूं तो मंत्रणा ही दे सकता हूं, तो इतनी ही मंत्रणा है मेरी। बाकी तुम राजा हो अपने मन के। वह पहला आदमी था जो बिना हड़बड़ाए घबराए संयत सधे स्वर में संभाषण कर रहा था। ऐसे कि कुलबुल को यकीन आ गया उसकी बात पर। मन ही मन उसका धन्यवाद करता, पर फड़फड़ाता वह सीधा चला आया कामलाल के पास। पता चला कि राजा विदेश प्रवास से कल लौटने वाले हैं। दिक्कत यह है कि समय साथ नहीं है अपने। मैं शायद कुछ दिनों का मेहमान हूं और उसी में करना है जो कर गुजरना है, किंचित चिंतित स्वर में कहा कामलाल ने। कुलबुल ने उसे आश्वस्त किया कि यदि सृष्टि का कोई सृजनहार या नियंता है तो उसकी अभिप्रेरणा से इस बार काम तमाम हो ही जाएगा, आर या पार। इस बार अपने हर तीर के साथ होगा वह तैयार। कामलाल दंग रह गया कि इन कुछ दिनों में कुलबुल की भाषा कितनी प्रखर। उसके उड़ान भरने के बाद में याद आया कि किसी पुरानी पोथी के फटे पन्ने में यह संवाद था। पंछ नहीं होता जो शायद कुलबुल के लिए कठिन होता,
राजप्रासाद पहुंचना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, पर इतनी भी नहीं कि परिंदा पर न मार सके। व्यवस्था तो आखिर व्यवस्था ही होती है। यूं भी स्याह रात में कुलबुल की स्याह रंगत सहज ही छुप जाने वाली थी। एक झिरी के पीछे बैठा सब देख रहा था वह, मौके की ताक में। राजा के शयन कक्ष में दाखिल होने में दिक्कत नहीं हुई, नहीं साहूकार वाली अड़चन। राजा अकेला ही था। परेशानी यह कि उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। ऊंचाई पर जैसे सांस दूभर हो जाती है, उसी तरह ऊंचे पद वालों की नींद। जो जितना अमीर और सर्व सुख सुविधा प्राप्त होता है, अक्सर हाँ नींद में उतना ही दरिद्र। आखिरकार भोर से ठीक पहले रात के आखिरी पहर राजा बिस्तर पर गया और बिस्तर पकड़ते बेसुध नींद में चला गया। ऐसे कि बांधने बूंदने के बाद चोंच से उसकी उजली दाढ़ी खींच कर जगाना पड़ा। प्राण से प्यारे मेरे प्रजाजनों, जागते अनायास मुंह से उसका प्रिय वाक्य निकला। राजा का संबोधन संभाषण किंचित अनुनासिक हुआ करता था। आंखों के ठीक सामने छाती पर सवार काले कौवे को देख ठगा सा रह गया वह, मगर अंदर से घबराया या चौंका भी हो तो बाहर जाहिर नहीं होने दिया। कहीं आप काल के दूत तो नहीं काकदेव? मेरे राज गुरुदेव ने कहा था कि का अक्षर वाला कोई आपका काल हो सकता है। बड़े सुलझे लहजे में कहा राजा ने। नींद से अचानक उठे किसी का संवाद इतना सदा होना यही सिद्ध करता है कि या तो सच में कोई सिद्ध पुरुष वह होगा या शातिर। का तो काल में भी है, भला इसमें कौन सी बात अजूबी? कहा कुलबुल ने। जो हो, काल तो हूं ही मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कविताएं सुनाकर तुम्हारे प्राण लूंगा, और कविता भी क अक्षर से आरंभ होती है। नहीं, कविताएं मत सुनाएं कृपया। उन्हें जब तब कहीं कहीं कोट जरूर मैं करता हूं अपने भाषणों में, लेकिन कविता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। न पढ़ सकता हूं, न सुन सकता हूं। इसीलिए कार्यक्रमों में कविगण जब सुनाने आते हैं तो झट से उन्हें पुरस्कार दे देता हूं कि शांत हो जाएं और संतुष्ट होकर सिधार लें। राजा ने अनुनय किया। बतौर राजा तुम्हारी नीतियां अनीतियां राज्य में इतने लोगों की जान ले चुकी हैं, इसलिए जान से जाना ही चाहिए तुम्हें। कुलबुल कड़क कठोर हो गया। देखिए, जान की अमान की खातिर नहीं कह रहा। एक बार ताज जिस सिर पर चढ़ा उसकी तो यूं भी खैर नहीं, लेकिन मैं कहूं आपसे कि जो मैं करता हूं दरअसल मैं करता नहीं हूं। करता लगता हूं पर होता नहीं उसका करता। कठपुतली मात्र हूं मैं, या कोई भी मेरे जैसा। जो भी यहां रहेगा ऐसा ही करेगा। अपनी हस्ती कुछ कहां, करीबों का सूबा है अपना। मैं तो वही करता हूं जो बांह मरोड़ कर करवाता है राजा दुनिया का। वैसा ही करते हैं मेरे सरीखे राजा दूसरे। इसलिए अगर दुनिया को बेहतर करना है तो मित्र, मेरा कहना होगा कि पकड़ो दुनिया के राजा को। आप चाहेंगे तो मैं इसमें भरसक छिपी हुई मदद कर सकता हूं आपकी। बस दिक्कत है कि यहां से दूर है दुनिया का राजा का ठिकाना। कहां? कुलबुल ने पूछा। 7 समंदर पार जाना होगा। नक्शे पर दुनिया के राजा की डीह दिखाते हुए राजा बोला। एक दिक्कत दूसरी भी है वैसे। क्या? दुनिया के राजा का परिसर पूरा उजला है। काले से सख्त नफरत और परहेज है उसे। किसी भी काली चीज को इसलिए दूर से देख लेते हैं और चट से मार गिराते हैं उसके निशानची। ऐसे भी उजले महल में किसी काली चीज का छुपना कठिन है, और तुम ठहरे पूरे काले तो वहां जाने से पहले अपना रंग बदलना होगा।
उजले रंग में रंगना होगा। आप चाहें काक दें तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्राप्य का पता चल जाए तो पाना उसे ही चाहिए। पुरानी पोथी का पन्ना कुलबुल की आंखों के आगे फड़फड़ाया। लक्ष्य नजर में आ गया हो तो फिर छूना उसे ही, पथ पर पड़े किसी पत्थर को क्यों। मन की यही बात बताने लौटा कुलबुल कामलाल के पास, मगर वह तो बेसुध था बुखार में। तबीयत और बिगड़ गई थी इस बीच, ज्वर से जल रहा था शरीर। बात की जगह बड़बड़ाहट निकल रही थी रह रहकर। ऐसे में क्या कहता भला और कैसे। रुआंसा होकर दुबक गया उससे लगकर। तरह तरह की बातें आ जा रही थी सोच में कि साथी क्या इसी लाचारी में चला जाएगा जो सोचा था पूरा हुए बिना। और क्या खुद उसके पंखों में इतनी उड़ान का मादा होगा कि 7 समंदर पार कर पाएगा। और चला भी गया तो अपने काले रंग के चलते पकड़ा नहीं जाएगा उस धवल महल के परिसर में प्रवेश करते। सोचते सोचते और उसी के साथ आंखें मीचकर प्रार्थना करते, न जाने कब आंख झपक गई उसकी भी। कितने दिनों का हारा थका जागा हुआ था वह भी। सोया रहा इसी तरह जाने कितनी देर। सहसा पानी की आवाज से आंख खुली। बुखार में कमजोर कामलाल धीरे धीरे बुदबुदाकर पानी पानी टेर रहा था। सबसे पहले तो प्रसन्नता हुई कुलबुल को यह देखकर कि अब भी जिंदा है दोस्त और जूझ रहा है, मगर यह देखकर उदास हो गया कि सिरहाने रखे मिट्टी के पात्र का जल तल में चला गया है। तभी अपने किसी पुरखे की कंकड़ ठीकरे डाल पानी ऊपर उमगाने वाली कहानी याद आई जो किसी पुरानी पोथी के पन्ने में थी। वैसे ही पानी को उमगाया और उस उमगे हुए पानी के आईने में देखा अपने को तो दंग रह गया। रात की स्याही कहीं चली गई थी और रंग उसका सुबह की तरह सफेद हो गया था, जैसे कोयला जलकर राख हो जाए। बुखार से दहकते उस काया की धाह में उसका रंग भी सफेद हो गया था। इस राख में भी जाने कहां से आ गई थी इतनी जान। पंख फड़फड़ाकर देखा तो लगा मानो उसमें भर गई है 7 समंदर की उड़ान। परों के साथ कुछ अक्षर फड़फड़ा रहे थे। जानी है जब जान प्यारे, मन का रख कुछ मान प्यारे। दिल कब से वीरान पड़ा है, भीतर एक तूफान बड़ा है, बाहर भी तूफान प्यारे। दहक चुकी सूरज सी काया, छूट रही अब अपनी छाया, और डगर अनजान प्यारे। खूब कमाया पर सब माया, सोच भला क्यों जग में आया, अपने को पहचान प्यारे। इतराता आसन पर तनकर, खुश है जाने क्या क्या बनकर, होना था इंसान प्यारे। किसकी यहां रही है हरदम, समझे वही सही है हरदम, जो सबसे नादान प्यारे। 4 दिनों का खेला मेला, संग न जाएगा एक धेला, फिर क्यों 100 सामान प्यारे। अपनी ही चादर को सीना, अपनी ही चादर को सीना, खाली अपनी खातिर जीना, क्या इसका है मान प्यारे। ऐसा कुछ कर तेरे पीछे, उनका जो सीधे जो सच्चे, जीना हो आसान प्यारे। कहने दे दुनिया को पागल, होने दे आंखों को छल छल, बिखरा तो मुस्कान प्यारे, बिखरा तो मुस्कान प्यारे। जानी है जब जान प्यारे, मन का रख कुछ मान प्यारे, मन का रख कुछ मान प्यारे। जानी है जब जान प्यारे।